चैप्टर है बल और गति का नियम, उसका है ये हमारा लास्ट लेक्चर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे जो है संवेग संरक्षण का नियम। संरक्षण के नियम को या कथन को हम दो तरीके से सिद्ध करेंगे। एक तो है गति के तृतीय नियम के आधार पर और एक है गति के द्वितीय नियम के आधार पर। दोनों नियमों से हम बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, ठीक है, तो बाह्य बल की अनुपस्थिति होनी चाहिए, टकराती है, ठीक है। तो टकराने के पहले और टकराने के बाद उनका कुल संवेग क्या रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है। टक्कर से पहले निकाय का कुल संवेग और टक्कर के बाद निकाय का कुल संवेग हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अर्थात ये मान इस मान के क्या होगा, बराबर होगा। यही हमारा क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है। हेलो दोस्तों, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब आप? एकदम मस्त हो। तो हम लेके आए हैं बल और गति के नियम पर आधारित हमारा लास्ट लेक्चर। जो चैप्टर है बल और गति का नियम, उसका है ये हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक देखेंगे जो है संवेग संरक्षण का नियम। इसमें हम देखेंगे कि संवेग संरक्षण के नियम का कथन क्या है और हमें क्या सिद्ध करना है। तो दोस्तों, इसमें हम संवेग संरक्षण के नियम को या कथन को हम दो तरीके से सिद्ध करेंगे। एक तो है गति के तृतीय नियम के आधार पर और एक है गति के द्वितीय नियम के आधार पर। दोनों नियमों से हम संवेग संरक्षण के नियम को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं हमें पहले कथन क्या दे रखा है, फिर हम देखते हैं कि हमें निकालना क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, संवेग संरक्षण का नियम। इसमें हमें देखो क्या निकालना है। इसमें क्या दे रखा है, बाह्य बलों की अनुपस्थिति में, ठीक है। तो बाह्य बल की अनुपस्थिति होनी चाहिए, यानी बाह्य बल नहीं लगना चाहिए, ठीक है। में जब दो या दो से अधिक वस्तुएं एक दूसरे से क्या करती है, टकराती है, ठीक है। तो टकराने के पहले और टकराने के बाद उनका कुल संवेग क्या रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है, ठीक है। तो इससे पहले हमें ये आना चाहिए कि संवेग होता क्या है। अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान, मान लो कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, ठीक है। उसके अगर उस द्रव्यमान को अगर उसके वेग से गुणा कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, संवेग का मान आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे दो m1 और m2 द्रव्यमान की मान लो दो गेंद ले रखी है, जो u1 और u2 वेग से क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। तो टक्कर से पहले इनका हम देखते हैं कुल संवेग। तो देखो, पहले पिंड का संवेग क्या होगा, पहले पिंड का संवेग होगा इसका द्रव्यमान और इसके वेग का गुणा, प्लस दूसरे पिंड का संवेग क्या होगा, m2 उसका द्रव्यमान गुणा उसका वेग। तो इस तरीके से हमारे पास आया टक्कर से पहले निकाय का कुल संवेग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, निकाय क्या कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लग रहा है आपका गति का तृतीय नियम, ये है FAB, यानी ए पिंड द्वारा बी पर लगाया गया बल, और ये है FBA, यानी बी पिंड द्वारा ए पर लगाया गया बल। यहाँ पे हो गई इन दोनों की टक्कर, जैसे कि हम देख रहे हैं। लास्ट में हमें देखो, अब टक्कर के पश्चात इनका वेग क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो इस पहले पिंड का संवेग क्या होगा, पहले पिंड का संवेग होगा m1 v1 और दूसरे पिंड का संवेग क्या होगा, m2 v2। तो इस तरीके से निकाय का कुल संवेग हो गया m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि अगर कोई पिंड बाह्य बलों की अनुपस्थिति में टक्कर से पहले उनका कुल संवेग और टक्कर के बाद उनका कुल संवेग हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अर्थात कहने का मतलब हमें यह निकालना है कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो बच्चों, हमें ये चीज क्या करनी है, सिद्ध करनी है कि टक्कर से पहले निकाय का कुल संवेग और टक्कर के बाद निकाय का कुल संवेग हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। अर्थात ये मान इस मान के क्या होगा, बराबर होगा। यही हमारा क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है। तो अब हम करेंगे संवेग संरक्षण के नियम को सिद्ध। तो पहला तरीका तो है गति के तृतीय नियम के आधार पर और बाद में करेंगे गति के द्वितीय नियम के आधार पर। तो पहले तरीके से देखते हैं गति का तृतीय नियम किस प्रकार से संवेग संरक्षण के नियम को क्या करता है, सिद्ध करता है। तो देखिए क्या दे रखा है, नंबर 1 दे रखा है गति के तृतीय नियम की सहायता से संवेग संरक्षण को सिद्ध करना। दो पिंड है, ठीक है, इनका वेग दे रखा है, इनकी यहाँ पे क्या हो रही है, टक्कर हो रही है, और टक्कर के बाद इनका वेग क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। वेग परिवर्तित हो गया तो इनका संवेग भी क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले पिंड के बारे में, ठीक है। तो पहले पिंड के बारे में क्या देखेंगे, टक्कर के समय गेंद ए के संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन की दर को कैसे निकालेंगे, ए पिंड के लिए हम कहेंगे कि संवेग में परिवर्तन की दर निकालेंगे अंतिम संवेग
पहले पिंड का टक्कर के बाद अंतिम संवेग क्या होगा, m1 v1 होगा। ठीक है, और टक्कर से पहले उसका संवेग क्या था, टक्कर से पहले संवेग था m1 u1, और परिवर्तन की दर है तो इसलिए इसका मतलब क्या है, समय का क्या लगेगा, भाग लगेगा। तो ये एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से द्वितीय नियम के आधार पर बल का मान ही है। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर का मतलब अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बट्टा उसमें लगा समय। तो ये एक तरीके से क्या है, ये है आपके बल का मान। अर्थात कहने मतलब ए पिंड जब बी पिंड से क्या कर रहा है, टक्कर कर रहा है, तो उस स्थिति में ए पिंड का क्या हो रहा है, संवेग परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो ये है संवेग में परिवर्तन की दर, और ये है उस बल के बराबर जिसके आधार पर इसका संवेग क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। इसी प्रकार से हम देखेंगे पिंड बी के संवेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, उसके संवेग में परिवर्तन दर क्या है। तो देखो, टक्कर के समय गेंद बी के संवेग में परिवर्तन की दर, तो गेंद बी के संवेग में परिवर्तन दर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे अंतिम संवेग, अंतिम संवेग क्या होगा, m2 गुणा v2 माइनस टक्कर से पहले उसका संवेग क्या था, टक्कर से पहले उसका संवेग था m2 गुणा में u2 बटा उसमें लगा समय। तो ये एक तरीके से क्या आ गया, ये द्वितीय पिंड के संवेग में परिवर्तन की क्या आ गई, दर। और ये भी क्या होगी, ये द्वितीय पिंड द्वारा पहले पिंड पर लगाए गए आरोपित बल के क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, ये तो है गति का द्वितीय नियम। एक तरीके से गति का द्वितीय नियम हम देखा था कि यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसके संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल की क्या होती है, एक तरीके से समानुपाती होती है। ठीक है, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आएगा, उस नियतांक का मान हम क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, एक तरीके से बराबर में हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमने इसी का उपयोग करके ये लिखा है। ठीक है, अब हम देखो क्या जानते हैं गति के नियम से। तो गति का जो तृतीय नियम है, गति का तृतीय नियम वो क्या है, उसे हम कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। ठीक है, कहने मतलब अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगा रही है, ठीक है, उस बल को हमने कह दिया एफ ए बी। ठीक है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर क्या लगाएगी, बल लगाएगी, तो उस बल को हमने क्या कह दिया, एफ बी ए कह दिया। लेकिन इन द्वारा लगाए गए बलों की दिशा क्या है, विपरीत है, दिशा विपरीत है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब ये मान क्या रख दो, यहाँ पे रख दो, तो हमारा क्या आ जाएगी, एक तरीके से समीकरण क्या आ जाएगी, संवेग संरक्षण समीकरण आ जाएगी। तो देखो हम मान रख रहे हैं यहाँ पे, एफ ए बी का मान कितना है, एफ ए बी का मान है m1 v1 माइनस m1 u1 बट्टा हम क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। इसी प्रकार से एफ बी ए का मान क्या है, एफ बी ए का मान है m2 v2 माइनस m1 v1 बट्टा हम क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, अब इस माइनस को क्या करेंगे, इधर गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इस माइनस को इधर क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। तब देखो क्या आ रहा है, इस माइनस को इधर गुणा करेंगे, तब देखो हम यहाँ पे समीकरण लिख रहे हैं m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर माइनस का m2 v2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, m माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो m1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक तरीके से m1 आ जाएगा, और यहाँ पे हम m2 लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, m2 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे u2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं m2 और u2, यहाँ पे आ जाएगा आपका m2, यहाँ पे क्या आ जाएगा u2। क्यों, क्योंकि देखो ये तो है इसका अंतिम संवेग। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का प्रारंभिक संवेग। हाँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस माइनस वाले पद है इनको एक तरफ रख देंगे, या हम ऐसे कर रहे हैं कि हम ये पद उधर लेके जा रहे हैं, देखो। ठीक है, ये उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण ऐसी आएगी कि m1 आ रहा है और गुणा हम क्या आ रहा है, v1 आ रहा है। ठीक है, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 v2 बराबर में ये पद इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। तो देखो ये क्या आ गया, यही हमारा क्या आ गया, संवेग संरक्षण का नियम आ गया। सबसे पहले संवेग बराबर टक्कर के बाद का संवेग, तो यही क्या हमारा संवेग संरक्षण का नियम है, जिसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, गति के तृतीय नियम के आधार पर संवेग संरक्षण क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो देखा बच्चों आपने
कि किस तरीके से हमने गति के तृतीय नियम का यहाँ पे उपयोग किया है, और इस उपयोग के आधार पर हमने दोनों समीकरणों बराबर रखा तो हमारा संवेग संरक्षण का क्या आ गया, नियम आ गया। अब हम देखेंगे गति के द्वितीय नियम के आधार पर हम संवेग संरक्षण के नियम को कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए, कोई भी पिंड है, उसका मान लो प्रारंभिक संवेग दे रखा है, वो है मान लिया P1 है, ठीक है, और बाद में मान लो टक्कर के पश्चात उसका संवेग क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, तो वो क्या मान लेंगे, वो मान लिया P2। संवेग में परिवर्तन होने में लगा समय कितना है, अगर समय उसे लग रहा है t। तो अब हम क्या देखेंगे गति के द्वितीय नियम से। तो गति का द्वितीय नियम क्या होता है, गति का द्वितीय नियम होता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे समानुपाती चिन्ह को यहाँ पे क्या करेंगे, हटाएंगे, तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा, एक नियतांक आ जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, k बोलेंगे, ठीक है, और k गुणा में क्या आ जाएगा, P2 माइनस क्या आ जाएगा, P1 बट्टा में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। और जो हम गणितीय प्रक्रिया करते हैं उसमें हम k का मान क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, ठीक है। तो यदि हम k का मान क्या ले लें, यहाँ पे 1 ले लें, तो उस स्थिति में देखो हमारे पास समीकरण क्या आ जाएगी, f बराबर P2 माइनस क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा, बट्टा में क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अगर हम यहाँ पे मान रहे हैं कि जो पिंड टकरा रहा है उस पर बाह्य बल नहीं लग रहा, वो अपनी परिस्थिति के आधार पर टकरा रहा है, ठीक है। मतलब एक तरीके से एक पिंड गति कर रहा था और दूसरा पिंड था, उससे वो क्या गया, टकरा गया, उस पर हमने बाहर से बल नहीं लगाया। तो अगर यहाँ पे ये जो बाह्य बल है इसका अगर मान क्या कर दे, हम 0 कर दे, तो देखो क्या होगा। तो यदि हम क्या बोले, यदि बाह्य बल अनुपस्थित है, तो यदि बाह्य बल अनुपस्थित हो, तो अनुपस्थित होगा, तो उस स्थिति में ये f का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। f का मान यहाँ पे 0 रखो, तो हमारे पास देखो समीकरण क्या आ रही है, 0 बराबर P2 माइनस P1 बट्टा में क्या आ रहा है, t आ रहा है। इस t को इसके 0 के गुणा में दो, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो एक तरीके से क्या आया हमारे पास आया P2 माइनस P1 बराबर 0, ठीक है। अब P1 को अगर इधर भेज देंगे तो हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, अंतिम मान आ जाएगा P2 बराबर क्या आ जाएगा, P1 आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो गति के द्वितीय नियम के आधार पर हमने क्या किया, अगर बाह्य बल को क्या कर दिया, 0 कर दिया, तो उस स्थिति में संवेग में जो परिवर्तन हुआ है अर्थात अंतिम संवेग है वो क्या आ गया, प्रारंभिक संवेग के क्या आ गया, बराबर आ गया। अर्थात यहाँ पे क्या हो रहा है, संवेग संरक्षण का नियम लागू हो रहा है। कहने मतलब अंतिम संवेग माइनस क्या है, बराबर क्या है, प्रारंभिक संवेग। इसका मतलब अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल जो लग रहा है वो क्या है, 0 है, तो उस स्थिति में वस्तु का जो अंतिम संवेग होगा वो होगा प्रारंभिक संवेग के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने गति के पहला तृतीय नियम और गति का द्वितीय नियम के आधार पर देखा कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, संवेग संरक्षण को क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार से गति का तृतीय नियम और गति का द्वितीय नियम हमें संवेग संरक्षण के नियम को सिद्ध करने में सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अब नया लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक। तब तक के लिए पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।